यानी कि जो चांदी है वो हाँ। सोने से ज्यादा चमक रहा है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, इसमें कितना ग्रोथ नजर आता है? पहले भी बेस्ट था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि एक आम आदमी जो कि मेहनत का पैसा, हार्ड अर्न मनी लगाता है, ये सोच के कि हमारा जो पैसा है हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सुरक्षित जगह पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे भविष्य में एक अच्छा खासा मुनाफा हमें रिटर्न करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्रॉड है वो रियल एस्टेट में ही देखा जाता है। ओल्ड रिकॉर्ड्स को चेक करिए कि प्रॉपर्टी उसके नाम पे है कि नहीं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, उसकी साइट में, गवर्नमेंट की साइट में प्रॉपर्टी उस सेलर के नाम पे दिख रही, डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। कितना इन्वेस्ट करें, कब करें, तो भी अलग अलग सेक्टर्स में हमें डिवाइड करना चाहिए। सिल्वर में जा सकते हैं, सिल्वर के ETF में जा सकते हैं, मतलब 20-25% आप उसमें जा सकते हैं। 50% अमाउंट आपका या 60% अमाउंट, मतलब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए, आपका एज फैक्टर के हिसाब से देखिए। आप इन दिनों ढोलेरा बहुत चल रहा है और मैं पिछले कुछ दिनों से काफी सुन रही हूँ। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, हमने कॉलोनियां कटती हुई देखी है। ये मतलब 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ की कॉलोनी बनते हुए देखी है। ये शहर बन रहा है, आपने शहर बनते हुए नहीं सुना होगा। ये शहर बन रहा है और शहर कैसे, कितना बड़ा शहर बन रहा है आप इसको इमेजिन करिए। ये सिंगापुर कंट्री है, सिंगापुर का 1.5 गुना बन रहा है। पूरे वर्ल्ड के 18 देशों का सर्वे करने के बाद उन्होंने उसकी समरी निकाली और उस समरी को उन्होंने इस शहर में प्रोजेक्ट किया है। ये इंडिया की फर्स्ट सिटी है जो डिग फ्री सिटी बन रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरती के साथ शुरू होता है, बहुत सारे वादों के साथ शुरू होता है, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है उसका नाम बदल जाता है। बर्ड्स ले लीजिए आप, ये शहर में गुड़गांव को पीछे छोड़ेगा। इंडिया's टाइम हैज अराइव्ड, भारत का समय आ गया और वो दिन दूर नहीं होगा। अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। यहाँ हर बातचीत होती है एक सार्थक चर्चा जो दे सकती है आपकी जिंदगी को एक सही दिशा। आज का पॉडकास्ट खासकर उन लोगों के लिए है जो कि प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में, और साथ ही एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो। और इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं इनकम टैक्स एडवोकेट और फाइनेंशियल एडवाइजर रायगढ़ के श्री विशाल सारस्वत जी, जिन्होंने आपको पिछले भी एपिसोड में गाइड किया था। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गोपा टॉक्स में। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आपने पुनः इनवाइट किया मुझे। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो व्यूवर्स है उनको दूसरी बार मौका मिलेगा आपसे गाइडेंस लेने का। आपने पिछली बार हमें ये बताया था कि एक आम इन्वेस्टर, हमने ये पॉडकास्ट किया था बजट के ठीक बाद, तो हमने उस पर ये डिस्कस किया था कि एक आम इन्वेस्टर कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करे। वो बैंक, FD, म्यूचुअल फंड, आपने ये भी बताया था कि SIP बहुत अच्छा विकल्प है, गोल्ड में बहुत अच्छे हाई पाने की उम्मीद है, और वो हुआ भी ठीक। पॉडकास्ट के समय हमने देखा आपके जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत सही साबित हुए। और इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, शेयर मार्केट है, रियल एस्टेट भी इसमें आता है, क्योंकि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है इसी पर फोकस्ड है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बाकी सेक्टर्स को देखें उसमें और रियल एस्टेट, इन सब का एक कंपैरिजन आप बताइए कि किस तरह से इनमें ग्रोथ पिछले दशकों में देखा गया है और आने वाले समय में किस प्रकार का ग्रोथ दिख सकता है। देखिए, जैसे आपका अभी अपने जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं अपने जो इन्वेस्टमेंट के, उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया। जो आपने डिस्कस किया, जनरली ऑप्शंस यही हैं हमारे पास। इसमें देखिए, जैसे हम सेविंग अकाउंट में पैसा कैश जमा करते हैं तो उसमें हमारे पास 2.5% का हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो अबाउट 10 ईयर्स में हमारा पैसा डबल होता है। तो ये तो एक बहुत, ये आपका इमरजेंसी के लिए ठीक है कि आप फंड आप वहाँ पे रख दीजिए, लेकिन आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसमें रखते हैं तो वो यूजलेस है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इसी से रिलेटेड, आपका FD है। FD में आप 6 साल में आपका 6% समथिंग आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आप इसमें रखते हैं, इसमें भी 8-9 साल में पैसा आपका डबल होता है आज की डेट में। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो आपका इन्फ्लेशन है वही 6% से ऊपर है। तो आप सपोज कीजिए, मान लीजिए आज ये माइक की आप मान लीजिए अगर ये 100 रुपीज़ का है, सपोज कीजिए अगले साल ये 106 रुपीज़ का हो जाएगा, तो अगले साल आप इसको भी सेम 100 रुपीज़ में परचेज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। इसके अलावा फिर हम जैसे आते हैं म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। म्यूचुअल फंड नो डाउट अच्छा ऑप्शन है, सेफ है,
12 to 15% एक जनरली इसमें आपका रिटर्न आ जाता है। शेयर्स का आप जानते ही हैं, शेयर्स में उससे ज़्यादा रिटर्न भी आ जाते हैं, लेकिन लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो शेयर्स भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा हमने गोल्ड में पिछले बार डिस्कशन किया था। गोल्ड तो देखिए सदाबहार है, सदियों से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, तो उसमें तो कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और उसी से रिलेटेड है आपका सिल्वर। तो सिल्वर आज की डेट में मुझे लगता है कि गोल्ड से बेटर है इन्वेस्टमेंट है। और ये क्यों है? क्योंकि ये आपका सिल्वर में जो सिल्वर का जो यूज़ हो रहा है, ये 60% इंडस्ट्रियल गुड्स में ये यूज़ हो रहा है आज की डेट में। तो ये फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये गोल्ड के रेट को बीट करेगा। कोविड के बाद से भी हम देखेंगे कि जो गोल्ड का रेट डाउन हुआ था, मतलब डाउन रेट से आपका गोल्ड आपका 2.5 टाइम समथिंग इंक्रीज हुआ था, और ये आपका 3.5 समथिंग इंक्रीज हुआ। तो मतलब सिल्वर की जो ग्रोथ आई है कोविड के लो से, वो गोल्ड के कंपैरिजन में बेटर आई है, और फ्यूचर में भी ये रहेगी, क्योंकि आपका इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की डेट में अगर आपको किसी में भी करना है पर्टिकुलर एक में, तो आप सिल्वर को प्रिफर कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के अलावा। विशाल जी, यानी कि जो चांदी है वो सोने से ज्यादा चमक रहा है। डेफिनेटली। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, जिस पर हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बाकी सेक्टर्स की देखें तो इसमें कितना ग्रोथ नजर आता है आपको? देखिए, रियल इस्टेट सदाबहार वो भी गोल्ड जैसे ही रहा है, गोल्ड से बेटर है, मच बेटर है गोल्ड से, क्योंकि रियल इस्टेट में आपके पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं। आप प्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, आपका विलास ले सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, तो मैंने ऑप्शंस आपके ओपन हो जाते हैं। तो रियल इस्टेट नो डाउट आज की डेट में, आज की पहले भी बेस्ट था, आज भी है, और फ्यूचर में भी रहेगा। कितना रिटर्न देता है? कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ये कितना रिटर्न दे सकता है। ये मतलब आपका, आप इन जनरल आज की डेट में देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो हम अपना 5 ईयर्स में डबल हो जाता है अप्रॉक्स प्रॉपर्टी। कहीं भी आप लीजिए, रायगढ़ में लीजिए, रायपुर में लीजिए, 4 to 5 ईयर्स में पैसा डबल हो जाता है। अगर आप वही प्रॉपर्टी 20 से 25 साल पहले अगर आपने ली है, तो आप उसको देखेंगे तो वो आपका मतलब इवन 1000 टाइम्स तक भी बढ़े हैं पैसे। तो मतलब जो इसमें लिमिटेशन नहीं है, आपका जो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स ग्रोथ करेगा कोई फिक्स नहीं है। आपने कब इन्वेस्टमेंट किया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपकी लोकेशन क्या है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनमें आप इन्वेस्ट करेंगे, और उसमें भी खास करके लैंड एरिया में। मतलब फ्लैट में देखिए उतना एप्रिसिएशन नहीं आता है, क्योंकि ना आपकी छत होती है आपकी, ना आपकी ज़मीन होती है, तो फ्लैट में नो डाउट एप्रिसिएशन कम आता है, और बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, तो वो थोड़ा सा उसमें कम आता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस में आपका रेट्स नो डाउट अल्टीमेट आते हैं। और इन्वेस्टमेंट का जो अगर आप बोलेंगे कितना टाइम्स आपका रिटर्न आता है, तो 4 to 5 टाइम्स जनरली, 4 to 5 ईयर्स में जनरली रियल एस्टेट डबल हो जाती है अपने एरिया में। लेकिन अगर आपने 20-25 साल 30 साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका 10 गुना 20 गुना 50-100 गुना कितना भी टाइम वो इन्वेस्ट आपका रिटर्न आ सकता है उसमें। तो आपने कब इन्वेस्ट किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही विशाल जी कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा मुनाफा देता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि एक आम आदमी जो कि मेहनत का पैसा लगाता है, अपना हार्ड अर्न मनी लगाता है, ये सोच के कि हमारा जो पैसा है हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सुरक्षित जगह पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारे भविष्य में एक अच्छा खासा मुनाफा हमें रिटर्न करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्रॉड है वो रियल एस्टेट में ही देखा जाता है। धोखाधड़ी की बात हो, फर्जीवाड़े की बात हो, तो एक आम आदमी बड़ा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है कि हम किस में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि रियल एस्टेट में हम अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये आपने बेसिक जो सवाल उठाया है ये बहुत सही है, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी रियल इस्टेट में ही होते हैं। तो रियल इस्टेट में आपको प्रिकॉशन ये रखना चाहिए कि जब आप लैंड कोई भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, जो उसका सर्वे नंबर है या खसरा नंबर है पर्टिकुलर, उसका पहले आप अधिकार अभिलेख जैसे अपन उसको वो रहता है वो निकाल लीजिए। उसमें लास्ट 60 ईयर्स के उसके ऑनर्स के नाम आ जाते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए पर्टिकुलर जिस सेलर से आप ले रहे हैं उसका नाम उसमें मेंशन है कि नहीं, उसे तो वो पर्टिकुलर एक क्लियरिटी आ जाती है उससे कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है इन्हीं के नाम, जो सेल कर रहे हैं उन्हीं के नाम पे है। और आजकल तो आप जैसे अपने छत्तीसगढ़ में तो आपका भी सेलर को आपको स्पॉट पे जाके भी फ़ोटो खिंचाना है, और बायर, सेलर और बायर में से किसी को स्पॉट पे भी जाके फ़ोटो खिंचाना कंपलसरी हो गया, ताकि ये फ्रॉड वगैरह या लोग कोई डेड पर्सन के नाम से भी सेल कर देते थे, तो वो सब चीज़ें रुक जाती है। तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी को चेक करिए, प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। आप चाहे बिल्डर से ले रहे हैं, चाहे आप फार्मर से ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी के ओल्ड रिकॉर्ड्स को चेक करिए कि प्रॉपर्टी उसके नाम पे है कि नहीं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसकी साइट में, गवर्नमेंट की साइट में प्रॉपर्टी उस सेलर के नाम पे दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। अगर डिस्प्ले हो रही है, अब उसका ओल्ड रिकॉर्ड्स पूरा और मैनुअल भी चेक करवा सकते हैं। वो सब चेक करने के बाद ही आपको लेना चाहिए। जी,
ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं विशाल जी, तहकीकात कर लें, सर्च कर लें, लेकिन उसके बाद भी आज से कई दशक पहले जो जमीन लिए गए हैं बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। मतलब किसानों की जमीन ली गई और उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर जमीन बेची गई, अवैध प्लॉटिंग की गई, और ऐसे मामले हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत देखे जाते हैं। मैं खुद भी इस मामले में भुक्तभोगी रही हूँ, अच्छा। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ध्यानपूर्वक आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका जो मेहनत का पैसा है आप ऐसी जगह पे ना लगाएं जिससे आपको भविष्य में कुछ हासिल नहीं होगा। कोई इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करे, किस प्रकार वो भरोसा बनाए कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज कि कितना इन्वेस्ट करे, कब करे। क्योंकि आपने एक बार बताया था कि हमें अपनी इनकम का जो पार्ट इन्वेस्ट करना है उसको भी अलग अलग सेक्टर्स में हमें डिवाइड करना चाहिए। तो रियल एस्टेट में हम कितना पार्ट इन्वेस्ट करें? देखिए, जो आपने अभी जो रियल एस्टेट की बात, अपन फ्रॉड की बात कर रहे थे, उसमें आपको मैं एक सिंपल एडवाइस दूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप अपना एक एडवोकेट हायर कर लें, उनसे सर्च रिपोर्ट निकलवाएं उस प्रॉपर्टी का प्रीवियस डिटेल्स के बारे में, और उनकी कंसेंट आने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। इसमें क्या है, कम से कम एक आपको लीगल ओपिनियन मिल जाएगा, इसमें आप सेफ रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, देखिए आज की डेट में आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में आप जा सकते हैं। 25% आप समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। आप सिल्वर में जा सकते हैं, सिल्वर के ETF में जा सकते हैं, मतलब ताकि आप पेपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम सिल्वर को कैरी करके घर में रखने का बर्डन भी नहीं उठाना चाहते, तो हम सिल्वर का ETF में, इंडेक्स में, डिजिटल फॉर्म में पेपर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको रिटर्न सिमिलर मिलेगा, उसमें आप 20-25% आप उसमें जा सकते हैं, और रिमेनिंग अमाउंट आप चाहें भाई, तो अगर आपको देखिए थोड़ा सा रियल एस्टेट थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला एरिया है, तो आप 50% अमाउंट आपका या 60% अमाउंट, मतलब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए, आपका एज फैक्टर के हिसाब से देखिए। आप यंग है तो आप 2/3 75% तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हम 50+ है मान लीजिए, तो आप 50% अमाउंट पे भी जा सकते हैं। तो रियल एस्टेट पे मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए 100%। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है कि आप जब भी किसी जमीन पे, किसी प्लॉट पे, या किसी भी रियल एस्टेट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा, और उसके सारे लीगल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। हमारा ये जो पॉडकास्ट है लास्ट तक देखते रहिए दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो मेन जो है इसका आकर्षण, अट्रैक्शन आपको आगे देखने को मिलेगा कि इस पॉडकास्ट में कितनी इंपॉर्टेंट बात विशाल जी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। द गोपा टॉक जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको मैं खुद भी इसका सब्सक्राइबर हूँ, तो मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू इसको देखते रहें। इसमें काफ़ी यूज़फुल जो हमको नॉलेज है ये हमको इसमें मिलता रहता है। इसमें ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, हम अलग अलग समय पर अलग अलग विषय पर करते हैं, और ताकि हमारे दर्शकों की भी जानकारी बढ़े और हमारी भी जानकारी बढ़े। इन दिनों ढोलेरा बहुत चल रहा है, और मैं पिछले कुछ दिनों से काफी सुन रही हूँ। ये क्या है, इसका क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और इसमें कुछ SIR भी लिखा मैंने देखा है जी, तो थोड़ा बताइए कि क्या है ढोलेरा। देखिए, धुलेरा जो है पर्टिकुलर ये एक आपका तहसील है जो गुजरात के अहमदाबाद सिटी से 80 किलोमीटर दूर है जी। और ये जो सिटी है, देखिए इसका मैं आपको हिस्ट्री बताऊं जैसे, तो ये 2009 में जब हमारे PM मनमोहन सिंह जी थे कांग्रेस गवर्नमेंट के समय, उन्होंने सभी CM से आपका एक इंडस्ट्रियल सिटी, उन्होंने एक इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल सिटी का सपना देखा था मनमोहन सिंह जी ने। तो उन्होंने सारे CM से एक सिटी का नाम मंगाया कि आप एक सिटी का नाम भेजिए जिसपे हम ये इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल सिटी बना सके। तो गुजरात CM उस समय मोदी जी थे, उन्होंने धोलेरा शहर का नाम आगे बढ़ाया था और फिर इस शहर का नाम फाइनल हुआ था। इस शहर का जो फाइनलाइजेशन के पीछे भी जो बेस है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर कि यहाँ पे बैरन लैंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैरन लैंड यहाँ पर है। बैरन लैंड होने के कारण क्या, गवर्नमेंट को कंपनसेशन मिनिमाइज करके देना पड़ा, नहीं के बराबर जो रेट थे वो रेट पे उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने फार्मर्स को कंपनसेशन दिया जी। प्लस इस शहर का जो सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है वो है यहाँ इसके नज़दीक 50 किलोमीटर में यहाँ पर भावनगर में सी पोर्ट है। अच्छा। तो सी पोर्ट होने के कारण और यहाँ पे बल्क बैरन लैंड होने के कारण इस शहर का सिलेक्शन किया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी है। आपने स्मार्ट सिटी वर्ड सुना होगा। स्मार्ट सिटी क्या होता है, कोई सिटी है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसी को हम थोड़ा और ब्यूटिफिकेशन उसमें हम करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो ये स्मार्ट सिटी होती है, जैसे अपना रायपुर है। लेकिन
जो ग्रीनफील्ड सिटी होती है आप एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं है, आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसको फिर आप शहर को उसको आप डेवलप कर रहे हैं, तो वो आपका ग्रीनफील्ड सिटी कहलाता है और ये इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी है। अच्छा। और इसके अलावा जैसे इसके आगे SIR वर्ड लिखा हुआ है, जैसे तो धुलेरा SIR प्रॉपर वर्ड है। SIR का मीन्स फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अच्छा। ये 2009 आपने वो आपको केस याद होगा, टाटा का नैनो वाला प्लांट जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने नैनो का प्लांट लगाया था और फिर उनको पश्चिम बंगाल में दिक्कत गई थी पॉलिटिकल रीजन की वजह से, तो उनको गुजरात के सानंद में शिफ्ट होना पड़ा था। तो वो इसमें क्या होगा ना, अगर आपको इंडस्ट्रियल सिटी बना रहे हैं बिजनेसमैन के हिसाब से, तो अगर बिजनेसमैन को भरोसा ही आप नहीं जीत पा रहे हैं तो ऐसे में बिजनेसमैन वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने बिजनेसमैन को भरोसे में लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपका वहाँ पे SIR एक्ट लाया और ये संसद में कानून बना के इसको पास किया गया। अच्छा। ताकि इस शहर का डेवलपमेंट को कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अच्छा। और आप ये देखिए कि कांग्रेस ने प्रस्ताव लाया, बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया, आज बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको इतना आगे पहुंचा दिया है कि अब ये इंडिया की पहचान बनने जा रहा है ये शहर। मैंने एक YouTube में देखा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पर बात कर रहे थे। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में तो बहुत पहले सोच लिया गया था और इसे स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब इसकी नींव पड़ चुकी थी, लेकिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उस समय, अभी उसकी क्या पोजीशन है, कितना ग्रोथ हुआ है? देखिए इस शहर का, जैसे मैं आपको जो हिस्ट्री बता रहा था उसी में थोड़ा सा इसका क्या कि देखिए ये कोई आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई हमने कॉलोनियाँ कटती हुई देखी है, ये मतलब 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ की कॉलोनी बनते हुए देखी है। ये शहर बन रहा है, आपने शहर बनते हुए नहीं सुना होगा, ये शहर बन रहा है। और शहर कैसे, कितना बड़ा शहर बन रहा है आप इसको इमेजिन करिए। ये सिंगापुर कंट्री है, सिंगापुर का 1.5 गुना बन रहा है। दिल्ली का डबल एरिया है इसमें। अच्छा। दिल्ली और मुंबई को आप कंबाइन कर दीजिए, उतना बड़ा शहर बन रहा है। 922 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बन रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि इस एरिया शहर में कितना लैंड आपका है, अवेलेबल है यहाँ पर। उसके हिसाब से आप कल्पना कीजिए कि ये शहर जब डेवलप होकर 100% आपका 10 से अगले 15 सालों में दिखेगा, तो ये शहर मतलब मेरा एक विश्वास है कि ये शहर दिल्ली मुंबई को भी पीछे छोड़ेगा। 2009 में जब ये प्रस्ताव आया था, देखिए जब ये इसको पास हुआ तो 2010 में इसका मास्टर प्लान का काम चालू किया गया और उस समय इसको हेल्क्रो कंपनी UK बेस्ड इंटीरियर्स वो है डिजाइनर, उनको इनका काम दिया गया था। और इसका डिटेल इंजीनियरिंग का काम था, वो एकॉम करके कंपनी है, उसको फॉरेन की कंपनी उसको दिया गया था। ये वो कंपनी है जिन्होंने पाम जवेरा वगैरह दुबई में बनाया है। तो पूरे वर्ल्ड का जो इन्होंने सर्वे किया, वर्ल्ड में पूरे, जैसे न्यूयॉर्क में आपका मान लीजिए रोड अच्छी है, आपका दुबई और सिंगापुर में हाई राइज बिल्डिंग्स अच्छी हैं, कहीं गैस लाइन अच्छी है, कहीं पाइपलाइन अच्छी है, कहीं इलेक्ट्रिकल लाइन्स अच्छी है। पूरे वर्ल्ड के 18 देशों का सर्वे करने के बाद उन्होंने उसकी समरी निकाली और उस समरी को उन्होंने इस शहर में प्रोजेक्ट किया है। ये इंडिया की फर्स्ट सिटी है जो डिग फ्री सिटी बन रही है। डिग फ्री सिटी मीन्स आप इस शहर में अगले 30 सालों तक गड्ढा नहीं कर सकते। अच्छा। आप इस पूरे शहर में ऊपर में आपको बिजली का एक वायर नहीं दिखेगा। क्या बात। पूरे शहर के अंदर जितनी आपकी लाइन से, इलेक्ट्रिक लाइन, आपका स्ट्रॉम वाटर लाइन, जितने घर में जो कनेक्शंस लगते हैं, आपका सारे ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सारे हाईवे के अंदर से जा रहे हैं आपका। तो ये जगह सिर्फ प्लॉट के रूप में ही दिए जाएंगे इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पे आने वाले समय में कोई कंस्ट्रक्शंस भी होंगे? देखिए यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जब 2010 में इन्होंने काम चालू किया, उन्होंने आपको जो मैं इंटीरियर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने 2016 6 साल उन्होंने सिर्फ प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए समय लिया। 2017 से इसका फिर एक आपका काम स्टार्ट हुआ, 17 से 20 तक काम इसका आगे चला। फिर 20 में कोविड आ गया, कोविड से 20 से लेकर 23 के बीच में कोविड के समय में इसका काम स्लो हो गया। और फिर 2023 में यहाँ पर टाटा गुजरात वाइब्रेंट समिट में टाटा ग्रुप ने अपना जो सेमीकंडक्टर सिटी बनाने, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की घोषणा करी। और आपको इस मालूम होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। ये ताइवान का इसमें पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में 40% शेयर है। तो ताइवान की कंपनी मेजर ग्रुप के साथ इन्होंने टाई अप किया है और यहाँ पर इन्होंने अभी 700 एकड़्स में ये अपना प्लांट स्टार्ट हो चुका है, इनका जो ऑपरेशनल है आज की डेट में। टाटा ने इस सिटी में कितना इन्वेस्ट किया बिलीव करेंगे? 91,000 करोड़।
तो ये देखिए आपका जो बिजनेसमैन का भरोसा है, ये आज की जो गवर्नमेंट है उस पर कितना भरोसा है। और एक अच्छी बात अभी ये देखिए कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो आपका एक पॉलिटिकल वाला जो इंटरफेरेंस का एक लग रहा है कि भाई कल को कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि SIR एक्ट पास हो चुका है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरती के साथ शुरू होता है, बहुत सारे वादों के साथ शुरू होता है, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है उसका नाम बदल जाता है। हाँ, होता और है। उसमें जो सोचा जाता है कि उसमें ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो नहीं हो पाता है। और जो उपभोक्ता है, जो क्लाइंट्स है, वो बेचारा हाथ में रह जाता है। आप इस शहर में जैसे इन्वेस्टमेंट का आपने ग्रोथ का बात किया, तो ये देखिए 2017 से बेसिकली आप बोलेंगे तो 17 से मतलब पिछले 8 सालों से यहाँ पे जो आपका रेट्स आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 डिकेड मान लीजिए, लास्ट 1 डिकेड में यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो 10 टाइम्स बढ़े हैं। अच्छा, 10 टाइम्स बढ़ गए। और ये जो ग्रोथ है देखिए, ये अभी कुछ भी नहीं। आप ये समझ लीजिए कि ये शहर आज की डेट में ये 3 साल का बच्चा है। जब ये बच्चा एडल्ट होगा, 18 साल का होगा जब ये बच्चा, तब आप इस शहर का ग्रोथ देखिएगा। आज आप देखिए, आज हम जो ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले इंडिया में एक ही नाम आता है, गुड़गांव। गुड़गांव में आपको मालूम होगा कि 1980s में आपका जब मारुति फैक्ट्री वहाँ पे आई थी, उससे पहले वहाँ पर जो रेट थे 200 रुपये गज का रेट था। गज मीन्स आपका समझ अपने स्क्वायर फीट चलता है, तो 1 गज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट, है ना। 200 रुपये गज का रेट था। आज गुड़गांव में अभी आपने सुना होगा कि इंडिया का सबसे जो महंगा फ्लैट बिका है कैमेलिया में, आपका DLF ग्रुप का 190 करोड़ का फ्लैट बिका है, ठीक है। तो आज गुड़गांव में जो ज़मीन के रेट हैं, जो 200 रुपये 1980s में थे, आज क्या रेट है? 3.5 लाख रुपए गज का रेट है। 1750 टाइम्स जो है लास्ट 40 ईयर्स में वहाँ पे ग्रोथ आई है। आई रिपीट 1750, 1750 गुना रेट वहाँ पे 200 रुपये से 3.5 लाख हुआ है। और ये मेरे वर्ड्स ले लीजिए आप, ये शहर में गुड़गांव को पीछे छोड़ेगा ये शहर। तो ये शहर आज आप ऐसा समझ लीजिए कि आज से 25 साल पहले के रेट में गुड़गांव में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। और गुड़गांव में भी ऐसा था, देखिए कि सिटी पहले डेवलप हो गई, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब बाद में आया। आज भी गुड़गांव में देखिएगा कि कारें डूब जाती है जब आपका रेनी सीजन के समय। ये ऐसा शहर है, इस शहर में आज की डेट में मुश्किल से 5 या 10 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि टाटा का आपका प्लांट है अभी। इसके अलावा रिन्यू पावर का जो सोलर पैनल सप्लाई करता है उसका 150 एकड़ का प्लांट है, एक टोरेंट पावर का प्लांट है। ये 3 प्लांट्स ही बेसिकली समझ लीजिए जो 1000 एकड़ में फंक्शनल है आज की डेट में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तो ABCD बिल्डिंग बनाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाई है। ये अकेली गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जो आपका 8 एकड़ में फैली हुई है। और इस गुजरात का देखिए डेवलपमेंट का जो है, मैं गुजरात होकर आया हूँ अभी हाल में, मैं तो रिसेंटली पिछले 3 महीनों में 3 बार होकर आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जो ग्रोथ देखा है वो ABCD बिल्डिंग में इन्होंने, जैसे आप कोई भी इंडस्ट्रीज डलती है तो आज उसको 20 से 25 डिपार्टमेंट से उसको NOC लेना पड़ता है। NOC लेने में ही उसको 2 साल 3 साल 2.5 साल का समय लग जाता है। गुजरात गवर्नमेंट ने ABCD बिल्डिंग में ही सारे डिपार्टमेंट्स को बैठा रहे हैं वो, और उनको विदिन ए मंथ उनको NOC दे देंगे वहाँ पे। यहाँ जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि पावर एंड प्ले मॉडल पे, आपका प्लग एंड प्ले मॉडल पे गवर्नमेंट उसको करेगी, मीन्स इंडस्ट्रीज आए, अपना मशीनरी लाएं और सीधा स्टार्ट करेगा। अब हम इस पर बात करेंगे कि एक आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक गोपा टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो अपने परिजनों को, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर जरूर करिए। विशाल जी, हमें ये बताइए कि ये ढोलेरा परियोजना जो है SIR, एक तो SIR के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, और ये दूसरे स्मार्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे कितना अलग है और इसमें क्या कुछ खास बात है? देखिए, ये जो आपका धुलेरा है, देखिए इसमें गवर्नमेंट ने जब क्या हुआ था कि लैंड एक्विजिशन जब किया तो गवर्नमेंट ने लैंड पुलिंग किया फार्मर से। उन्होंने सपोज किया जैसे आपकी 5 एकड़ वहाँ पर लैंड थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2.5 एकड़ लैंड का आपको कंपनसेशन दे दिया, ठीक है, और 2.5 एकड़ लैंड आपसे ले लिया। लेकिन जो रिमेनिंग 2.5 एकड़ आपके पास बच गई, उसमें गवर्नमेंट ने हर लैंड के बगल से मिनिमम 18 मीटर, मैक्सिमम 70 मीटर, मीन्स आप समझ लीजिए कि 54 फीट, मतलब आपका 4 लेन पूरा बन जाएगा 54 फीट में, इससे लेकर 210 फीट तक की रोड निकाली है हर आपका ज़मीन के बगल से। तो सोचो जो रिमेनिंग आपके 2.5 एकड़ बच गया वो तो करोड़ों की ज़मीनें हो गई अब आपके पास फार्मर्स। तो फार्मर्स वहाँ के जो है वो माला माल हो चुके हैं। आप बिलीव करेंगे, वहाँ पे जो 5,000 रुपये बीघा का रेट था से 20-25 साल पहले, आज वहाँ पे 50 लाख 80 लाख रुपए बीघा का रेट हो चुका है आज। मतलब क्या लैंड में डेवलपमेंट, वहाँ पे क्या ग्रोथ आई, आप उसको समझिए। और ये जो देखिए ये शहर दूसरों से अलग कैसे, देखिए आपको बताता हूँ कि अभी जो आपका
यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है। आपको आपने एक तो DMIC सुना होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो 1500 किलोमीटर का आपका गवर्नमेंट एक्सप्रेस हाईवे बना रही है। वो जो प्रोजेक्ट है आपका, वो 100 बिलियन आपका डॉलर्स का उसमें प्रोजेक्ट है। उसमें मतलब 10,000 करोड़ रुपए समथिंग गवर्नमेंट उसमें खर्चा करी। उस शहर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका धोलेरा। इस शहर पर गवर्नमेंट का जो बजट है अप्रॉक्स 78,000 करोड़ का गवर्नमेंट का बजट है। आप सब कुछ किए 78,000 आप में लिख नहीं पाएंगे, इतना बड़ा फिगर है। तो गवर्नमेंट इतना खर्चा यहाँ पर कर रही है। अब इसमें जो वो खर्चा जो कर रही है, देखिए वो कैसे कर रहे हैं कि आपका अभी आज की डेट में आप इस शहर में जाना चाहते हैं तो आपको जाने के लिए आपको वाया राजकोट होते हुए जाना, वाया राजकोट वाले रोड से जाना पड़ता है। वहाँ से आप जाएंगे तो 2 घंटा, आपको 2.25 घंटा यहाँ पे जाने में लगता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। इस एक्सप्रेस हाईवे बनने से यहाँ पर आप केवल 40 मिनट में आप अहमदाबाद से इस शहर में आप पहुँच जाएंगे। अच्छा। एक्सप्रेस हाईवे देखिए दूसरे नेशनल हाईवे से डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्यों होता है देखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गाड़ियों की स्पीड होती है 125, 150, 100 से कम तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती। बहुत सारी रेलिंग लगी रहती है तो कोई जानवर नहीं आता है। आपका एंट्री एग्जिट फिक्स रहती है, तो ये इसके बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। और ये एक्सप्रेस हाईवे है, ये अभी मैं खुद इस पे होके आया था। 95% इसका काम कंप्लीट हो चुका है। केवल आपका 2 ब्रिज का काम बचा है। ऑलमोस्ट ये जो ब्रिज है, या मान के लिए कि बिफोर दिवाली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टार्ट हो जाएगा। दिवाली से 1 मंथ बिफोर और आफ्टर आपका ये आपका जो एक्सप्रेस हाईवे ये फोकस में ये आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल होते ही यहाँ पे रेट्स में जंप आ जाएगा। सेकंड इसमें जो मेजर पार्ट है आपका आ रहा है कि यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे के अलावा जो आपको मैंने बताया कि टाटा का 91,000 का आपका जो इन्वेस्टमेंट करा है, इससे टाटा के 170 जो वेंडर्स हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो वो उनकी पूरे आपका पूरे वर्ल्ड से बिजनेसमैन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भावनगर में सी पोर्ट है। भावनगर आप देखिए, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में आप हमारे यहाँ बोलेंगे तो ऑफिशियल एयरपोर्ट बोलेंगे तो एक बड़ा जो है वो केवल रायपुर ही है। बाकी बिलासपुर, अंबिकापुर वगैरह से छोटे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, हम उनको काउंट नहीं करते हैं एक बार। तो आप देखिए अहमदाबाद में एयरपोर्ट है, भावनगर वहाँ से 150 किलोमीटर वहाँ एयरपोर्ट है। भावनगर और अहमदाबाद के बीच में धुलेरा शहर बन रहा है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मतलब 150 किलोमीटर में 3 एयरपोर्ट, उसमें भी 2 इंटरनेशनल कैपेसिटी है। तो आप सोचिए कि ग्रोथ का लेवल क्या है वहाँ पर। यहाँ जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये जो एयरपोर्ट है, ये कितना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है आपको मालूम है? कितना? अपना रायपुर एयरपोर्ट का 6 टाइम्स। रायपुर एयरपोर्ट आपका 700 एकड़ का है अप्रॉक्स, और ये जो बन रहा है 4,500 एकड़ का एयरपोर्ट बन रहा है। आप ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है जेवर के बाद। यहाँ पर जो आपका आएगा ये कार्गो एयरपोर्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर 2026 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके बाद फिर पैसेंजर एयरपोर्ट भी 2-1 साल में वो भी हो जाएगा। इस एयरपोर्ट का काम भी मैं पर्सनली विजिट करके आया था। 70% काम इसका भी कंप्लीट हो चुका है अप्रॉक्स। तो एक्सप्रेस हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, टाटा का 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। आप यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भावनगर में सी पोर्ट है। आपको मालूम होगा कि जो ट्रांसपोर्टिंग होती है 70% जो होती है वो सी के थ्रू होती है आपका। तो मतलब आप किसी भी बिजनेसमैन को और क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग। तो ये जो अभी दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इससे दिल्ली से मुंबई जाने में केवल 12 घंटे लगेंगे। आप सोचिए ये अप्रॉक्स 1 से 1.5 साल में ये आपका DMIC वाला जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होने वाला है। तो ट्रांसपोर्टिंग की लागत कितनी कम हो जाएगी, आप ये देखिए। इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ेगा। और ये जो आपको अभी आपने जिसको आपको बताया ना सी पोर्ट वाली कहानी, तो सी आप ये देखिए, इसका शहर का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने बचपन में पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, मोहनजोदाड़ो, ये वही शहर है। अच्छा। मोहनजोदाड़ो जो शहर था, जो 5,000 साल पहले, 4,500 साल पहले जो सी में डूब गया था, जो उस समय का मुंबई था, सोचिए इंडिया का। मैं पर्टिकुलर अभी वहाँ पर भी होके आया, जो लोथल एरिया बोलते हैं उसको। ये यहाँ से आपका धुलेरा से 15 किलोमीटर ही है, हार्डली 15 या 20 किलोमीटर होगा। वहाँ पर अभी मैं होके आया। तो ये वो वहाँ पर अभी गवर्नमेंट एक तो मेरीटाइम म्यूजियम बना रही है, मतलब समुद्रकालीन पूरा म्यूजियम बन रहा है कि उसमें दिखाया जाएगा कि हड़प्पाकालीन सिविलाइजेशन कैसे थी, शहर कैसे डूबा। प्लस यहाँ पे एक वॉच टावर बनाया जा रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा वॉच टावर बन रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है केवल पर्टिकुलर इस लोथल प्रोजेक्ट पे। तो सोचिए ये और ये धोलेरा SIR, ये दोनों एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये गवर्नमेंट यहाँ पे म्यूजियम बना रही है। यानी कि एक बहुत ही प्राचीन, हजारों साल पुराना प्राचीन शहर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन सरकार ने किया है, और एक नए शहर के रूप में, और एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बाकी देश के अलावा दुनिया भर के लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकें।
अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात होती है तो जो मैं पहले आपसे पूछ रही थी कि ये किस तरह हमारी पहुंच के अंदर है। देखिए अंदर वही थोड़ा सा, देखिए आज की डेट में ये प्रोजेक्ट, देखिए हम लोग क्या है रिमोट एरिया में रहते हैं, इसलिए हम लोग को सुनने में, या हमने सुना एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो हम लोग वो सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो देखिए पुराना है ना, हमको अभी मालूम पड़ रहा है, तो हम अभी इस पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी आज की डेट में तो देखिए यहाँ पर नो डाउट रेट जो SIR के अंदर बोलेंगे, SIR में भी क्या हो रहा है, देखिए उन्होंने उसको 6 TP में डिवाइड किया, टाउन प्लानिंग में किया, फिर उसको 17 सब TP में डिवाइड किया, और अंदर में देखिए जो 922 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसको इन्होंने पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम केवल 422 स्क्वायर किलोमीटर को डेवलप करेंगे, जो रिमेनिंग 500 स्क्वायर किलोमीटर है उसको उन्होंने कोस्टल बेल्ट है जो, इसलिए उसको उन्होंने रिजर्व करके रख दिया, फ्यूचर में किसी हाई टाइड वगैरह कुछ होता है इसलिए उसको रिजर्व करके रख दिया। उस एरिया में प्योर गवर्नमेंट सोलर पावर का काम करेगी, आपका सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी यहाँ पे 5000 मेगावाट का प्लांट लग रहा है, मतलब इस शहर से इतनी बिजली बनेगी कि पूरे बिहार राज्य को अकेला ये शहर बिजली सप्लाई कर देगा, आप सोचिए। इसके अलावा टाटा पावर का 300 मेगावाट का जो सोलर पावर है वो ऑपरेशनल हो चुका है वहाँ पर। तो ये तो खाली सोलर एनर्जी की बात हो गई। मैंने आपको बताया कि इसको उन्होंने 6 TP और 17 सब TP में डिवाइड किया, और अहमदाबाद से एक्सप्रेस हाईवे पूरा निकाला है भावनगर तक। तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे धोलेरा जो शहर है, ये तहसील है बेसिकली, तहसील में 28 किलोमीटर का लंबा जो बीचों बीच आपका पड़ेगा, उसमें उन्होंने 4 लेन बना दी है। 4 लेन के बाद फिर आपका 10% एरिया उन्होंने, समझ लीजिए एक्टिवेशन एरिया है, वो उन्होंने ऑलरेडी डेवलप भी कर दिया है, जो टाटा का जहाँ प्लांट लग रहा है। तो वहाँ पर आप मतलब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका गवर्नमेंट उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम ये फ्यूचर में शहर कैसा दिखेगा। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर एक तो आर्टिफिशियल लेक बनाई है जो आपका ड्रिंकिंग वाटर में काम आएगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम आएगी, ब्यूटिफिकेशन के लिए रहेगा, पब्लिक को आने जाने के लिए सुविधा, मतलब उसमें समय बिताने के लिए अच्छा रहेगा। तो ये गवर्नमेंट उसके वो सब चीज़ों का भी ध्यान रख रही है। इस शहर में गवर्नमेंट का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो, आप जो टैप रहता है, टैप का पानी से ही आप पी सकेंगे, इतना RO की जरूरत नहीं पड़ेगी इस शहर में। अच्छा। पूरे शहर में आपका बिजली का एक भी वायर आपको ऊपर नहीं दिखेगा, केवल वाईफाई कंडक्टर दिखेंगे जिससे आपका वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये जो शहर मतलब अल्टीमेट फैसिलिटी आपको दे रहा है। अब ये जहाँ तक, लेकिन हम चूँकि रिमोट एरिया में रहते हैं, हमको अभी मालूम पड़ा। तो यहाँ आज की डेट में जो आपका, जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इसको जोन में डिवाइड कर दिया। जोन में से रेसिडेंशियल जोन है, मेन तो ये देखिए इंडस्ट्रियल है, तो उसको कलर भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे इंडस्ट्रियल को उन्होंने पर्पल कलर दिया, तो पर्पल जो आपका ये जोन है वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने रेसिडेंशियल जोन किया जिसमें अपन रेसिडेंस बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट ने इसमें जोन में इसको डिवाइड कर रखा है, तो रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, IT एंड नॉलेज, ऐसा करके उन्होंने जोन वाइज उन्होंने और कलरिंग कर रखी है उसकी। तो जो यहाँ पे मगर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मिनिमम एरिया फिक्स कर दिया, आप इससे कम एरिया वहाँ पर नहीं ले सकते। अच्छा। जैसे आप रेसिडेंशियल एरिया लेना चाहेंगे तो वहाँ 350 स्क्वायर यार्ड या गज बोल लीजिए। अच्छा। इतना जमीन मीन्स अपना 3150 स्क्वायर फीट से कम जमीन आप रेसिडेंशियल पर्पज से नहीं ले सकते। लेकिन आप वो भी लेने जाएंगे तो आज आपको वो टुकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 3,500, 4,000, 5,000 के ही लैंड बचे हैं, बड़े टुकड़े ही बचे हैं। अब ऐसे ही इंडस्ट्रियल में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1800 स्क्वायर यार्ड का आपका वो आ रहा है। मीन्स आप सपोज कीजिए मतलब 16,000 समथिंग स्क्वायर फीट से कम जमीन आप वहाँ पे नहीं ले सकते। आप स्पोर्ट्स रिक्रिएशन में जाएंगे तो 1200 स्क्वायर यार्ड है, तो आप उससे कम जमीन नहीं ले सकते। तो अंदर में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो अंदर पे तो आज नो डाउट रेट्स अच्छे आ चुके हैं। वो रेट्स आपको अप्रॉक्स समझिए कि 50-60 लाख से कम में आपको ज़मीन अंदर में नहीं मिलेगी, क्योंकि मिनिमम एरिया वहाँ पर फिक्स है, तो आप उससे कम में जा ही नहीं सकते। अब यह है कि आगे वहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह का काम चालू हो तो उसके बाद फिर आप आगे डेवलपमेंट देखा जाएगा उस समय, लेकिन आज की डेट में तो ये पिक्चर है। लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है और क्या प्रोसीजर है अगर कोई वहाँ लेना चाहे? देखिए वहाँ लेने के लिए आपके पास दो ही तरीका है कि आप या तो फार्मर से लैंड लें या फिर डेवलपर से लैंड लें। फार्मर से लैंड लेंगे तो आपको ये रहेगा कि सस्ता मिलेगा, और लेकिन ये क्या रहेगा कि वहाँ फ्रॉड होने का भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि फार्मर है, हम इतने दूर बैठे हैं, हम उस पर कैसे बिलीव करें, पेपर्स कैसे चेक करें। वहाँ पर देखिए उसको 7/12 बोलते हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उनका जो सेलर का नाम रहता है, तो आप पूरा 7/12 का पहले पूरा रिकॉर्ड को चेक करें कि उस सेलर का उसमें नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस आप जैसे अच्छा एक रूल वहाँ पर ये भी है कि आप डायरेक्ट फार्मर से लैंड डायरेक्ट नहीं ले सकते, मतलब एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। आपको अगर फार्मर से लैंड लेना है तो आपको पहले उसको फार्मर या तो उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराए, जो अपने यहाँ डाइवर्सन बोलते हैं कि लैंड का यूज़ चेंज हो, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, जो भी रहे लैंड यूज़ चेंज हो गया तो पहले सबसे पहले फार्मर वो लैंड का यूज़ चेंज करेगा, उसके बाद ही आप उससे ले सकते हो। अब जैसे ही वो लैंड यूज़ चेंज करता है तो उसकी जो ज़मीन है तो वो आधी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो वो लैंड आपको 50% हो जाता है उसका। तो ये आता है, लेकिन पैसे हमारे पूरे लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। यहाँ जैसे नहीं है, छत्तीसगढ़ जैसे नहीं है कि किसान
हाँ, जैसे डायरेक्ट वो बेच रहे हैं, कारपेट एरिया कृषि पूरा भूमि ही बेच दे आपको, रहे हैं। हाँ, आप जैसे आप डायरेक्ट तो ले ही नहीं सकते ना, तो आपको एनए करा के लेना पड़ेगा। एनए कराएंगे तो ज़मीन आधी हो जाएगी, लेकिन पैसे पूरे लग जाते हैं। तो ये पॉइंट कन्वर्ट है। कराने में भी तो आप पैसे वो लगते हैं। फार्मर से लीजिए चाहे डेवलपर से लीजिए, रूल तो यही रहेगा। फार्मर में ये है कि आपको लैंड थोड़ा सा कम रेट पे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर ये है कि कल को कोई फ्रॉड होने के चांसेस भी फार्मर के साइड वाले में ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ भी मेरा वही सलाह रहेगा कि आप पर्टिकुलर अपना कोई एडवोकेट को हायर करें, उसकी ओपिनियन के बेस पे, उसकी रिपोर्ट्स के बेस पे ही पर आप वो उनके साइड से ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी आप आगे बढ़े। डेवलपर से आप लेते हैं तो डेवलपर पे देखिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो लैंड है वो सिस्टमेटिक मिलेगा, आपको जो समय मिलता है वो मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा रेट जो है आपका वो समझ लीजिए वो 100 रुपये में दे रहा है तो आप समझ लीजिए 125 में देंगे आपको, तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन फ्रॉड होने के चांसेस डेवलपर में कम रहते हैं क्योंकि उनको भाई लंबा समय बिजनेस करना है। तो आप मतलब ये दोनों ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल है। जब भी कोई परियोजना स्टार्ट होती है तो साथ ही साथ कुछ फर्जीवाड़े करने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ वाली देखिए बात एक तो बहुत अभी बीच में फर्जीवाड़ा का एक केस भी हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि एक बड़ा ग्रुप था सीकर का कोई, तो उसने क्या किया था कि जैसे आप लैंड ले, सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए की लैंड ली, तो वो क्या कर रहा था कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको रिटर्न में दे रहे थे। तो हमको जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमको रिटर्न का कोई ऑफर दे रहा है, कोई ग्रीड हमको ऑफर आ रही है, तो आपको वहाँ पे अलर्ट होना है कि नहीं भाई ये हमको 10 लाख के इन्वेस्टमेंट या 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का रिटर्न दे कैसे रहा है। वो बंदे क्या करते हैं 2-4-5 महीने आपको देते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे आपको डरना है भाई, ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको कि हमको भाई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जैसा जो रूटीन में हम करते हैं वैसा करना है। कोई आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर कर रहा है तो वहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों से 100% दूर रहिए जो आपको रिटर्न में कुछ दे रहे हैं। हालांकि देखिए वहाँ पे जो ROI वगैरह का भी है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे अपने यहाँ इंडिया में आप समझ लीजिए 2 से 3% का रेंटल इनकम से अर्निंग हो जाती है। वहाँ पर देखिए जो आप इस शहर में देखिए जैसे जो सुनने में आ रहा है कि 20 लाख लोग अगले 10 से 12 सालों के अंदर वहाँ पे आके रहने वाले हैं। तो ये जो देखिए वो आज हमको सोचना पड़ रहा है कि हम 50, 60, 70 लाख का इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ये तो खाली प्लॉट हो गया, प्लस फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो जो आपका इन्वेस्टमेंट करें वो एम्प्लॉइज़ रहेंगे कहाँ। तो वो एम्प्लॉइज़ रहेंगे आपका जो SIR की बाउंड्री है उसके जस्ट बाहर में वो रहेंगे। तो बाहर में रहेंगे तो वहाँ पर जो लैंड है वो फ्री जोन है। फ्री जोन मीन्स क्या हुआ, वैसे देखिए आप देखेंगे तो एयरपोर्ट भी फ्री जोन में है, मतलब आपका जो SIR की बाउंड्री है उसके बाहर है 10 किलोमीटर समझ लीजिए। तो जो 10 किलोमीटर बाहर वाला या 5 किलोमीटर बाहर की जो रेंज है वहाँ पर अनगिनत कॉलोनियाँ बन रही है, उन कॉलोनियों में आप ले सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको समझ लीजिए आप अप्रॉक्स आपको 100 स्क्वायर यार्ड मतलब 100 गज की ज़मीन आपको 15 लाख रुपए में अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो एक इन्वेस्टमेंट आप जैसे अगर अपना बजट कम है हमारा 15 लाख 20 लाख 25 लाख है तो आप फ्री जोन में ले लीजिए। अंदर में मान लीजिए 100 रुपये का ग्रोथ आएगा तो यहाँ भी 70-80 रुपये 60 रुपये का तो यहाँ भी आना ही आना है, और आ ही चुका है। मैं भी खुद देख के आया, यहाँ 2 साल पहले तक सिंगल रोड थी और अभी हम जो जिस पे जा रहे हैं वो 4 लेन रोड हो रखी है। हाँ, ये फ्री जोन की बात कर रहा हूँ आपको, जो एयरपोर्ट वाली जो लाइन है आपका जो लोथल से एयरपोर्ट के बीच का जो 20 किलोमीटर का एरिया है समझ लीजिए ये पूरा 4 लेन हो चुकी है। तो मतलब गवर्नमेंट ने 2 साल में ये अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी के अंडर में आता है जो SIR के बाहर की जो डेवलपमेंट है, तो वो 4 लेन वो रोड भी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ भी गुड़गांव टाइप की ग्रोथ होगी, SIR में ज़्यादा होगी, बस इतना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट तब समझ में आता है जब मुनाफा हाथ में आता है। तो आप ये बताइए कि मुनाफा कब तक आएगा, क्या इसमें कोई लॉकिंग पीरियड भी है कि, और ये जो जमीन बेची जाएगी जो भी इन्वेस्टर्स कल के दिन वो किस तरह अपनी जमीन को बेच पाएंगे? देखिए लैंड सेल जो रीसेल का आएगा, देखिए अभी तो देखिए शहर बस रहा है, तो अभी हालांकि रीसेल भी वहाँ पे इजी वे में हो जाता है, ऐसा दिक्कत नहीं जाती है रीसेल में भी, क्योंकि रीसेल के भी केसेस काफ़ी वहाँ पर आ ही रहे हैं। और अभी तो मगर ये है कि अभी तो हम जो देख रहे हैं अभी शहर बस रहा है, तो अभी तो रीसेल का सोचना नहीं चाहिए। कोई भी ले रहा है तो मेरा तो सलाह है उसको कम से कम 3 साल 5 साल मतलब, या फिर आप जितना लंबा समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपनी जैसे वहाँ देखिए मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यदि आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपके ऊपर गर्व करेंगी। तो लेकिन अगर आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप एक शानदार स्टोरी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाने के लिए रेडी रखिए कि हमारे पास एक मौका आया था और हमने उसको गंवा दिया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं काफी दिनों से सुन रही थी ढोलेरा ढोलेरा, और आज आपने ढोलेरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आप फिर से हमारे अगले किसी एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे, आपको आमंत्रित करें। 2 लाइन और इसमें बोलना चाहूँगा कि देखिए यहाँ ये जो आप इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपको अगले में मेरा कैलकुलेशन है कि यहाँ पर अगले 5 सालों में 5 से 10 सालों में आप यहाँ पे 5 से 10 गुना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इतना पोटेंशियल एरिया है, और आप ये समझ लीजिए धुलेरा ऐसी लॉटरी है जो हर किसी की लग रही है।
तो 100% मतलब आप बस खाली ये कि देखिए डिस्टेंस का मैटर है, आप 2 घंटे की फ़्लाइट आप पकड़िए जाइए और बिना मेरे कहने या किसी कहने पे बजाइए, आप गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या इसका जो ऑफिशियल ऐप है धुलेरा करके, आप गवर्नमेंट की साइट पे भरोसा करिए, क्योंकि इसकी जो ऑनर है वो गवर्नमेंट है। देखिए 51% स्टेट गवर्नमेंट ऑनर है गुजरात गवर्नमेंट, 49% सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी ऑनर है। 80,000 करोड़ का इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट 4,000 करोड़ समथिंग का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, लोथल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये चीज़ें एक और एक 11 होंगी, तो मतलब इस अगर ऐसे शहर में अगर आपका ग्रोथ नहीं आएगी तो किस शहर में आएगी। तो 100% मतलब इसमें करना चाहिए। और मेरे लायक यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे या गोपा जी को के थ्रू भी आप बातचीत कर सकते हैं। अपने जो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी देंगे और वेबसाइट का भी एड्रेस देंगे। और जिस विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ विशाल जी आज आपको ढोलेरा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मुझे पूरा यकीन हो गया इन्होंने पक्का लिया होगा ढोलेरा में कोई ना कोई प्रॉपर्टी और प्लॉट। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक जेन्युइन पर्सन से जेन्युइन जानकारी मिले, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब भी अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगाने आते हैं तो हम सोचते हैं 10 बार कि हमें इस प्रोजेक्ट में खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मौका दिया, पुनः धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने आज हमारा पूरा पॉडकास्ट देखा। ढोलेरा प्रोजेक्ट जो है इन दिनों काफ़ी चर्चित है और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत देख सुन के करें, किसी की बात पर आकर ना करें, अपने स्वविवेक से निर्णय लें और एक्सपर्ट से राय जरूर लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।